हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक वितान का दूसरा पाठ। पाठ का नाम है जूझ। इस पाठ के लेखक आनंद यादव जी हैं। इस पाठ में हमने जाना कि इस पाठ के लेखक आनंद यादव जी ने अपने जीवन में किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया तथा अपनी जो पढ़ाई इनके पिता ने जिसे रोक दिया था, इन्हें केवल 4 वर्ष तक नियमित रूप से पाठशाला भेजा गया तथा उसके बाद इन्हें खेती के काम पर लगा दिया गया था। इनके पिता इन्हें पढ़ाना नहीं चाहते थे, लेकिन इन्होंने दत्ताजी राव देसाई अपने अध्यापक तथा अपनी मां के सहयोग से अपनी पढ़ाई आगे शुरू की तथा ये एक प्रसिद्ध लेखक बन पाई। इस पाठ में हमने जाना कि इन्होंने अपने जीवन में बहुत बुरी परिस्थितियों का सामना किया है तथा इन परिस्थितियों से जूझते हुए अपने आप को सफल कवि बना लिया। हमने इस पाठ से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर भी पढ़े। आज इस भाग में हम अभ्यास के परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 1.5 साल तक घर बैठे रहने के बाद भी कथानायक यानी जो लेखक हैं वो फिर से पाठशाला कैसे पहुंचता है। उत्तर है, कथानायक जब 5वीं कक्षा में था तब उसके पिता ने यानी उसके दादा ने उसे पाठशाला से हटाकर खेती के काम में लगा दिया, परंतु कथानायक के मन में पढ़ाई के लिए बड़ी ललक थी यानी रुचि थी उन्हें, वो उत्साहित थे, पढ़ना चाहते थे। वह सोचता है कि जब अब मैं पाठशाला चला गया तो 5वीं कक्षा अवश्य पास कर लूँगा, परंतु वह दादा से अपनी मन की बात नहीं कर सकता। इसलिए उसने अपनी माँ की सहायता ली और दोनों माँ बेटे दत्ताजी राव के पास गई। दत्ताजी राव ऐसे व्यक्ति थे जिनका गांव के सभी लोग आदर करते थे तथा लेखक के पिता भी उन्हें बहुत मानते थे। साथ ही दोनों ने दत्ताजी राव से यह भी कहा कि उनके यहाँ आने की बात दादा से न कहें। उधर माँ ने भी यह बहाना बनाया कि वह दत्ताजी के यहाँ साग भाजी देने गई हैं। इस प्रकार झूठों का सहारा लेकर कथानायक ने अपने दादा पर दत्ताजी राव का दबाव डलवाया ताकि वह पढ़ पाए। अंततः दादा इन शर्तों पर कथानायक को पाठशाला भेजने को तैयार हो गया कि वह सवेरे 11 बजे तक खेत में काम करेगा, फिर पाठशाला जाएगा और पाठशाला से लौटकर उसे खेत में पशु भी चराने पड़ेंगे। इन सब संघर्षों से जूझने के बाद लेखक पाठशाला जा सका। हमारा दूसरा प्रश्न है, पाठशाला जाने पर लेखक को किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, यानी जब उसको पाठशाला जाने की इजाज़त मिल गई तो उसके सामने कौन कौन सी मुसीबतें आई। उत्तर है, कक्षा में गली के केवल 2 ही लड़के परिचित थे, बाकी सब अपरिचित थे। बाकी लड़कों को लेखक नहीं जानते थे। लेखक को कमज़ोर बच्चों के साथ बैठने के लिए मजबूर किया गया। उसके कपड़े पाठशाला के अनुकूल नहीं थे। लट्ठे के थैले में पिछली कक्षा की कुछ किताबें और कापियाँ थीं। उसने सिर पर गमछा पहना था और लाल रंग की मटमैली धोती पहनी थी। शरारती लड़के उसका मजाक उड़ाने लगे। एक शरारती लड़के ने उसका गमछा छीन लिया और मास्टर जी की मेज पर रख दिया। छुट्टी के मध्यकाल में उसकी धोती की लांग को भी खींचने का प्रयास किया गया। कक्षा के एक किनारे पर वह एक अपरिचित तथा उपेक्षित विद्यार्थी के समान बैठा था। छुट्टी के बाद जब वह घर लौटा तो मन ही मन सोचा कि लड़के यहाँ मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरा गमछा उतारते हैं, मेरी धोती खींचते हैं, इस तरह मैं कैसे निर्वाह कर पाऊँगा। इससे तो खेत का काम ही अच्छा है, यानी वह निराश हो गया था। परंतु अगले दिन वह पुनः उत्साहित होकर पाठशाला पहुंच गया। उसे 8 दिन तक एक नई टोपी तथा 2 नई नाड़ी वाली मैल खाऊ रंग की चड्डियाँ मिली। वस्तुतः यही स्कूल की ड्रेस थी। उस समय स्कूलों की इसी तरह की ड्रेस होती थी। अंततः मंत्री नामक कक्षा के अध्यापक के डर के कारण लेखक शरारती लड़कों के अत्याचार से बच पाया और वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। यानी कक्षा के सभी बच्चों ने किशोर नाम के बच्चे को बहुत अधिक परेशान किया, उसका मजाक उड़ाया, जिसके कारण बच्चा बहुत उदास हो गया।
लेकिन वह पढ़ना चाहता था, इसलिए उसने फिर से हिम्मत जुटाई तथा पुनः तैयार होकर कक्षा में चला गया और अध्यापक के सहयोग से बाकी सभी बच्चों को डांट दिया गया और उस बच्चे को पढ़ाई के लिए उत्साहित किया गया। प्रश्न 3, सिद्ध कीजिए कि लेखक एक बुद्धिमान और प्रतिभा संपन्न बालक है। उत्तर है, बचपन से ही लेखक में एक बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण देखे जा सकते हैं। अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए वह अपनी माँ को समझाता है और उसे दत्ताजी राव के पास ले जाता है। यही नहीं, वह राव साहब को विश्वास दिलाकर अपने पिता को बाध्य कर लेता है। पाठशाला की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वह अपनी बुद्धि के बल पर अध्यापकों का प्रिय छात्र बन जाता है तथा गणित व साहित्य में अग्रणी स्थान पा लेता है। उसे कक्षा का मॉनिटर भी बना दिया जाता है। मराठी अध्यापक का सहयोग पाकर वह अच्छी कविताएं लिखने और गाने लगता है, लेकिन पढ़ाई के काम के साथ साथ वह अपने पिता द्वारा रखी गई शर्तों के अनुसार खेत के कार्य को भी पूरी ईमानदारी से संपन्न करता है ताकि आगे उसकी पढ़ाई बीच में ना रोकी जाए। अतः यह कहना अनुचित न होगा कि आनंदा एक प्रतिभाशाली तथा बुद्धिमान बालक है। प्रश्न 4, किस घटना से पता चलता है कि लेखक की माँ उसके मन की पीड़ा समझ रही थी? जूझ कहानी के आधार पर बताइए। उत्तर है, लेखक ने अपनी माँ से निवेदन किया कि वह आगे पढ़ाई करना चाहता है। पहले तो उसने अपनी लाचारी दिखाई, लेकिन जब लेखक ने माँ को दत्ताजी राव के पास चलने का सुझाव दिया तो वह लेखक की बात को मान गई। उसे लगा कि बेटे की पढ़ाई आरंभ कराने का यही रास्ता है। वह तत्काल पुत्र को साथ लेकर राव साहब के पास चली गई और उसने बड़ी हिम्मत जुटाकर सारी बात उनके सामने रखी। इस घटना से पता चलता है कि माँ अपने बेटे की मन की पीड़ा को समझती थी और वह स्वयं अपने बेटे के बारे में चाहती थी कि उसका बेटा कम से कम 7वीं कक्षा तक की पढ़ाई अवश्य प्राप्त कर ले। हमारा छठा प्रश्न है, आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवैया सही था या लेखक के पिता का? तर्क सहित उत्तर दें। उत्तर है, हमारे विचार में पढ़ाई लिखाई के संबंध में दत्ताजी राव का रवैया बिल्कुल सही था और लेखक के पिता का रवैया गलत था। लेखक का यह सोचना बिल्कुल सही है कि पढ़ लिख कर कोई नौकरी मिल जाएगी और 4 पैसे हाथ में आने से विठोबा अन्ना के समान कोई व्यापार किया जा सकता है, यानी वह कोई सफल व्यापारी भी बन सकता है। उसका सोचना यह भी सही था कि जन्म भर खेती का काम करने से कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, यानी वह खेती के काम को करना चाहता था, लेकिन केवल खेती के काम को नहीं करना चाहता था, वह इसके साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करना चाहता था। इसी प्रकार दत्ताजी राव का रवैया बिल्कुल सही कहा जा सकता है। उसी ने लेखक के पिता को धमकाया तथा लेखक को पढ़ाने के लिए पाठशाला भिजवाया। लेखक के पिता का यह कहना कि तेरे ऊपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है, मुझे मालूम है बालिस्टर नहीं होने वाला है तू, यह सर्वथा अनुचित है। वे यह सोच रहे थे कि यह पढ़ लिख कर कुछ नहीं करने वाला, परंतु आज के हालात को देखते हुए आज का पढ़ा लिखा व्यक्ति वैज्ञानिक ढंग से खेती करके अच्छे पैसे कमा सकता है और समाज के निर्माण में समुचित योगदान दे सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति चाहे वह कोई भी काम करता हो, यदि वह पढ़ लिख लेता है तो अपने उस काम को या किसी और काम को भी सही तरीके से अच्छे ढंग से कर पाता है। हमारा छठा प्रश्न है, कथानायक को मास्टर जी की छड़ी की मार क्यों अच्छी लगती थी? उत्तर है, कोई भी कीमत चुकाकर पढ़ना चाहता था। लेखक कोई भी कीमत चुकाकर पढ़ना चाहता था, इसलिए वह अपने पिता की शर्तें मान लेता है। वह जानता है कि खेती में उसका भविष्य अंधकारमय है। पढ़ लिख कर वह कोई नौकरी पा सकता है अथवा कोई व्यापार भी कर सकता है, इसलिए वह अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए पिता की सभी शर्तों को मान लेता है। खेती के काम की अपेक्षा वह मास्टर की छड़ी की मार को सहन करना अच्छा समझता है। छड़ी की मार से कम उसका भविष्य तो सुधर जाएगा, यही सोचकर वह छड़ी की मार को सहना श्रेयस्कर यानी सही समझता है। इस प्रश्न में यह बताया गया है कि यदि किसी की डांट या किसी की मार हमारे भविष्य को संवार सकती है तो वह हमारे लिए आवश्यक और उचित होती है। इसी प्रकार के विचार कथानायक के भी हैं। प्रश्न 7, कथानायक ने बचपन में किस प्रकार की कविताएं लिखने का प्रयास किया? उत्तर है, कथानायक को जब यह पता चला कि उसके मराठी के अध्यापक सौंदलगेकर ने अपने घर के दरवाजे पर लगी
मालती की लता पर कविता लिखी है, तो उसे लगा कि वह भी अपने आसपास, अपने खेतों तथा अपने गांव पर कविता बना सकता है। वह पशु चराते समय या ढोर चराते समय फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा, यानी छोटी छोटी कविताओं की रचना करने लगा। इस कार्य के लिए वह अपने पास कागज़ का टुकड़ा तथा पेंसिल रखने लगा। कभी कभी वह कंकड़ से पत्थर की शिला पर या लकड़ी से भैंस की पीठ पर कविता लिख लेता था, फिर उसे याद करके लिखकर अपने मास्टर जी को दिखाता था और सुनाता था। इस प्रकार की कविताएं लिखने का प्रयास कथानायक ने अपने बचपन में किया था। प्रश्न 8, लेखक का पिता यानी उसके दादा राव साहब का नाम सुनते ही उनसे मिलने के लिए क्यों चले गए? उत्तर है, पूरे गांव में दत्ताजी राव का अत्यधिक मान सम्मान था। दादाजी उनके बुलावे को कैसे ठुकरा सकते थे, बल्कि वह तो यह जानकर प्रसन्न हो गए कि उन्होंने उसे अपने घर बुलाया है। अतः वह रोटी खाए बिना ही दत्ताजी राव से मिलने के लिए चल दिए, यानी उसका वो बहुत अधिक सम्मान करते थे, इसलिए उनके बुलाने पर तुरंत उनसे मिलने चले गए। हमारा 9वां प्रश्न है, कथानायक ने दत्ताजी राव को क्या विश्वास दिलाया? उत्तर है, कथानायक ने अपनी पढ़ाई के बारे में दत्ताजी राव को विश्वास दिलवाया। उसने कहा कि अभी जनवरी का महीना है और 2 महीने में वह परीक्षा की पूरी तैयारी कर लेगा और परीक्षा में अवश्य पास हो जाएगा। इस तरह उसका 1 साल बच जाएगा। उसने यह भी विश्वास दिलाया कि उसकी पढ़ाई का खेती के काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी वह खेती का काम भी मन लगाकर करेगा और समय पर करेगा और उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई का काम भी सुचारू रूप से करना चाहता है। प्रश्न 10, दादा दत्ता राव के सामने आनंदा को पाठशाला भेजने के लिए क्यों राजी हो गया? उत्तर है, दत्ताजी राव गांव का एक सम्मानित व्यक्ति था। जब कथानायक की मां ने दत्ताजी राव के सामने दादाजी की कामचोरी और आवारागर्दी की पोल खोल दी, तो वह दत्ताजी राव के दबाव में आ गया और उनके सामने उसकी घिघी बंध गई, यानी वो बहुत अधिक अपमानित, लज्जित सा महसूस करने लगे तथा उन्होंने दत्ता राव जी का सम्मान करते हुए उनकी बात मान ली। मजबूर होकर उसने आनंदा को पाठशाला भेजने की अनुमति दे दी। हमारा 11वां प्रश्न है, लेखक को 5वीं कक्षा में ही दाखिला क्यों लेना पड़ा? उत्तर है, जब लेखक 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था तो दादा ने उसका स्कूल जाना बंद कर दिया और उसे खेती के काम में लगा दिया। अतः 5वीं कक्षा में पास न होने के कारण लेखक को फिर से उसी कक्षा में दाखिला लेना पड़ा। प्रश्न 12, लेखक वसंत पाटिल को अपना दोस्त क्यों बनाना चाहता था? उत्तर है, वसंत पाटिल कक्षा का एक होशियार लड़का था। वह शांत स्वभाव का विद्यार्थी था। वह हमेशा सही सवाल निकालता था और मन लगाकर पढ़ता था। वह घर से खूब तैयारी करके आता था, इसलिए मास्टर ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया। वह मास्टर के पास पहले बेंच पर बैठता था और कक्षा के लड़कों के सवाल भी जांचता था। कक्षा में उसका अत्यधिक सम्मान था, इसलिए लेखक उसका दोस्त बनना चाहता था तथा उसकी तरह पढ़ाई में होशियार बनना चाहता था। प्रश्न 13, सौंदलगेकर कौन था तथा उसने लेखक की क्या सहायता की? उत्तर है, सौंदलगेकर मराठी भाषा के अध्यापक थे। वे बड़ी रुचि के साथ मराठी भाषा पढ़ाते थे। वे पढ़ाते समय स्वयं में तन्मय हो जाते थे, यानी वो एकाग्रचित्त होकर या पूरे मन से बच्चों को पढ़ाते थे। उन्हें छंद की लय, गति और आरोह अवरोह आदि का समुचित ज्ञान था। वे कविता गाकर पढ़ाते थे और कभी कभी कविता गाते हुए अभिनय भी करते थे। कविता के भाव उनके चेहरे पर झलकने लगते थे। वे छात्रों से भी कविता गाकर पाठ करने को कहते थे। उन्हीं से प्रेरणा लेकर कवि ने या लेखक ने कविता लिखनी आरंभ की। वे लेखक की कविता की कमियां निकालकर उसे छंद, राग, ताल आदि का ज्ञान देते थे। यानी जब लेखक कविता लिखते समय कोई उसमें गलती कर देते थे या उस कविता में कोई कमी होती तो वे उसे ठीक कर देते थे तथा स्वयं भी कविता लिखते थे और लेखक को भी कविताएं लिखने के लिए उत्साहित करते थे, प्रेरित करते थे। प्रश्न 14, लेखक के कवियों के बारे में क्या विचार थे? अब वह उन्हें आदमी क्यों समझने लगा? उत्तर है, पहले लेखक कवियों को किसी अन्य लोक के प्राणी समझता था, किंतु जब उसने देखा कि मराठी के मास्टर जी भी कविता लिखते हैं
तब लेखक को समझ में आया कि ये कवि भी उसी के समान हाड़ मास के आदमी होते हैं, अतः उसके मन का भ्रम दूर हो गया। यानी अब वह जान गया कि लेखक जो कवि होते हैं वे भी हमारी ही तरह सामान्य व्यक्ति होते हैं, इंसान होते हैं। इसलिए कविता कोई भी जिसका मन करे वो अपनी प्रतिभा के अनुसार लिख सकता है, अतः उसके मन का यह भ्रम दूर हो गया। प्रश्न 15, लेखक को मास्टर जी से किन विषयों पर कविताएं लिखने के लिए प्रेरणा मिली? उत्तर है, मास्टर जी के घर के द्वार पर मालती की एक लता थी। उन्होंने उस पर एक अच्छी कविता लिखी थी। उसे सुनकर लेखक को भी प्रेरणा मिली। उसने अपने आसपास के वातावरण, गांव, खेत, फसल, फल फूल और पशुओं आदि पर कविताएं लिखनी आरंभ कर दी। यानी जब लेखक ने देखा कि उनके मास्टर जी ने किसी एक साधारण सी मालती लता पर कविता लिखी है, तो उन्होंने भी सोचा कि मैं भी इसी प्रकार से किसी भी वस्तु पर या किसी भी विषय पर कविताएं लिख सकता हूँ। वह प्रोत्साहित हुआ और उसने इस प्रकार के विषयों पर कविताएं लिखनी आरंभ कर दी। इस प्रकार आज हमने ये परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पढ़े हैं। उम्मीद है बच्चों आपको सभी प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमारी इस कक्षा में, कक्षा 12वीं में, जो कि सबको पता है बोर्ड की कक्षा है, तो इसके लिए एक एक प्रश्नोत्तर बहुत अधिक आवश्यक है। आपको यह भाग कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।